तो फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 3 मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टार्टिंग में हम देख रहे होते हैं कि एल्जिन और फातिमा यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। हमें पता ही है एल्जिन और फातिमा का क्या पास्ट रहा था और अभी ये दोनों बात भी कर रहे होते हैं। ये यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं वो हमें फ्यूचर में दिखाया जाएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं बॉयड अपनी वाइफ की सपना देखता है। यहाँ हमें पता ही है कि बॉयड ने ही अपनी वाइफ को मारा था, क्योंकि आज उसकी जो वाइफ आई फॉरेस्ट में आके बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। दूसरी सीन में हम देखते हैं कि बॉयड अकोस्टा के पास जाता है। यहाँ पर अकोस्टा जो भाई पहले एपिसोड में जो उसने कांड किया था, वही कांड की वजह से अब वो जेल में है। यहाँ बॉयड अकोस्टा को बोलता है कि क्या था, तुम कैसा पगलागिरी क्या कर रही थी। अकोस्टा भाई वही अपना डिनाइल में रहती है कि नहीं ये मेरी गलती नहीं थी, ये नहीं था, ब्ला ब्ला ब्ला। अकोस्टा यहाँ पर ही एड में देखते हैं अकोस्टा के सामने एक बंदूक पड़ी हुई रहती है। अकोस्टा बॉयड से बोलती क्या मुझे एक बुलेट मिलेगा। यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अकोस्टा भी हार मान ही रही है, लेकिन बॉयड यहाँ पर ही बोलता है अगर तुमको एक बुलेट चाहिए मेरे से तो तुमको बुलेट के लिए भी मेरे लिए कोई काम करना पड़ेगा। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो सोफिया का नकली बाप जो था वहाँ पर वो तो मर चुका है। यहाँ पे नकली बाप का फ्यूनरल होने वाला है, जहाँ पर ही क्या बोलती है कि प्लीज़ मेरे पापा के साथ मेरे को एक थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने दो। यहाँ पर सब चल जाते हैं और जब सोफिया बेचारे अपने नकली बाप के साथ जब रहती है तो बोलती है कि तुम मर रहे हो, लेकिन ऐसा तो तुम्हें मरने नहीं दूंगी, कुछ निशानी तो छोड़ के जाओ। और भाई उसका दांत तोड़ लेती है, मरे हुए इंसान का दांत तोड़ लेती है एज अ सुवेनियर। माय गॉड दैट्स क्रेजी। यहाँ दूसरे सीन में हम देखते हैं बॉयड और जेड एक छोटा कॉन्वर्जेशन होता है, जहाँ पर जेड स्टार्टिंग में तो मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है, अपना दिमाग का वो ताला खोलने की कोशिश कर रहा है कि जिसके पीछे और भी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, लेकिन यहाँ पर जेड वो उस ताले को खोलने में नाकामयाब हो रहा होता है। यहाँ पर जैसे ही बॉयड आता है, यहाँ पर जेड तो बिल्कुल थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होकर चिल्लाता है और जेड यहाँ पर बॉयड से एक छोटा कैंडी मांगता है। यहाँ पर कैंडी का मतलब तुम समझ ही जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर बॉयड बोलता है कि कैंडी से हेल्प हो सकता है, लेकिन अगर वो कैंडी जेड को दे दे और वो कैंडी अगर जेड की दिमाग को ख़राब करके रख दे तो और परेशानी में फंस जाने वाले हैं यहाँ के सभी लोग। तो यहाँ पर ही बॉयड बोलता है जेड को कि बिना कैंडी के काम करो। दूसरे सीन में हम देखते हैं अब जो सोफिया के जो सो कॉल्ड नकली वाले डैड होते हैं उनकी फ्यूनरल अब हो रही होती है। एज यहाँ पर जब फ्यूनरल हो ही रहा होता है, बॉयड अपना स्पीच दे रहा होता है, यहाँ पे पता नहीं कैसे लेकिन बहुत सारे कौवे आ जाते हैं। एक नहीं समझो 10-20 कौवे सबको घेर लेते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अजीब फेनोमेना है, क्योंकि आज तक यहाँ पर इतना कुछ हुआ लेकिन ऐसे कभी भी नहीं हुआ। इतने आदमी लोग चले गए यहाँ से, लेकिन कौवे इतने जन्मा पहले बार हुए हैं। ये चीज़ देख के सब घबरा जाते हैं और सोफिया जो खुद तो एक लड़की नहीं, खुद एक स्किन वॉकर है, यहाँ पर कुछ हिंट नहीं देती है। यहाँ डाइनिंग रूम में तबिता और उसके बच्चे यहाँ पर डाइन कर ही रहे होते हैं, तो यहाँ पर विक्टर आता है और यहाँ पर ही विक्टर ईथन को लेके चल जाता है। तो यहाँ पर ही ईथन पूछता है विक्टर से कि यहाँ पर ही कोई लेक है, यहाँ पर ही कोई एक लेक तो यहाँ पर ज़रूर होता है। तो यहाँ पर ईथन बोलता है कि हमें मेरे को लेके चलो। ये लेक में हम देख रहे होते हैं कि जेड भाई बिल्कुल एकदम आराम से पानी में लेटे हुए कुछ तो कोशिश कर रहा होता है, शायद अपने दिमाग का वही ताला खोलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ईथन बोलता है कि ये वो लेक नहीं है जिस लेक के बारे में मैं खोज रहा हूँ। यहाँ पर ही विक्टर कोशिश करने के बाद ईथन से निकलवाता ही है कि ये लेक की बात कर रहा होता है। यहाँ पर ईथन बोलता है कि मैं लेक ऑफ टीयर्स की बात कर रहा हूँ। ये लेक ऑफ टीयर्स किसी को भी हील कर सकता है, किसी को भी जान बचा सकता है, और अगर वो यहाँ पर ही ये लेक ऑफ टीयर को ढूंढ लेता है तो मे बी वो अपने डैड को, जिम को वापस ला सकता है। आई मीन पुअर किड यार, बहुत दुख लगा बेचारे को, बेचारा इतना कोशिश कर रहा होता है। जहाँ की तबिता, माय गॉड। तो यहाँ नेक्स्ट सीन में हम फिर से वही डाइनिंग की सीन देख रहे होते हैं, जब ईथन और विक्टर बात कर रहे होते तो उसी समय यहाँ पे केनी और सोफिया बात कर रही होती है। केनी यहाँ पर ही सब स्टोरी सुना रहा होता है कि जिम और तबिता की फैमिली है वो साथ में आई थी जेड के साथ। जेड और उसके भी कोई दोस्त आए थे, जब सीज़न 1 की बात कर रहा हूँ मैं।
तो तब से पहले तो सब कुछ ठीक था, तलिस्मान सबको सेफ करके रखता था जो बॉयड ने ढूंढा था। लेकिन जैसे जब ये ताबिता की फैमिली आए और जेड आए, इसकी फैमिली के आने के बाद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर कहने का ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था कि इनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। इसका बस यही कहना था कि ये जब आए तो वही टाइम से स्टार्ट हुआ था सब कुछ प्रॉब्लम। लेकिन हमें पता है सोफिया जो है वो आग लगाने वाली है, वो क्योंकि ये स्किन वॉकर सबको बाहर से अंदर से तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पे जैसे जब केनी यहाँ से चला जाता है तो जूलिया के बात करने की कोशिश करती है, अपना दिल हल्का करने की कोशिश करती है किसी और से बात करने के लिए। लेकिन भाई साहब ये सोफिया यहाँ पे जूली को बोल देती कि सब गलती तो तुम लोग की थी, या फिर तुम लोग की थी गलती। और एज भाई जूलिया हमें पता ही है थोड़ी सी रिबेलियस टाइप की है, मैच्योरिटी उसके अंदर थोड़े कम है। तो भाई यहाँ पे जूली तो बिल्कुल भड़क जाती है कि हम ऐसे क्यों बोला हमारे बारे में, ये हमारी गलती है क्या जो सब कुछ यहाँ पर ख़राब हो गया था। तभी जूली रैंडल से मिलती है। यहाँ पे रैंडल को लगता है जूली फिर से वही स्टोरी वॉकिंग की प्लेस में जा रही होती है। असली में जूली यहाँ पर ही अपने पुराने हाउस जो सीज़न 2 या 3 में ढहा गया था उसी हाउस में बुक रखा हुआ है ईथन का। यही बुक ईथन जब पढ़ता है तो यहाँ पर उसको समझ में आता है कि उसकी बहन स्टोरी वॉकर है और यहाँ पर जितने भी राज है वो बुक में ही लिखे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर वो उस बुक को ये रिकवर करना चाहती है। यहाँ दूसरी सीन में हम देखते हैं कि जो काम बॉयड ने पहले बोला था कि अकोस्टा को करना पड़ेगा, यहाँ पर बॉयड उसको एक तहखाने में दे के आता है और यहाँ पर ही बस उसको काम में उलझा के रखता है। यहाँ पर ही अकोस्टा ऐसे तो पुलिस वाली उसको समझ में आ जाता है कि बॉयड कुछ छुपा रहा है उससे, और बॉयड फिर फेस टू फेस सीधा बात बोलता है। जो अकोस्टा है वो बॉयड को उसकी बीवी की याद दिलाती है कि अंडर प्रेशर में आके वो पागल हो गई थी, वैसे ही अकोस्टा है। यहाँ पर ताबिता दोनों के हाउस में आती है, यहाँ पर कुछ चिट्ठी रख के जाती है और हेनरी को यहाँ पे समझ में ज़रूर आ जाता है कि ताबिता कुछ तो चक्कर चलाने वाली है। यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करता है कि वो ताबिता के साथ जाए। अब काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करने के बाद यहाँ पे ताबिता बता देती है कि वो घर नहीं जा रही है, वो यहाँ पर ही फिर से वही बॉटल ऑफ ट्रीज के पास जा रही है कि ये बॉटल ऑफ ट्रीज से हो सकता है कि वो लोग फिर से निकल सके। तो यहाँ पर ये हेनरी जो होता है वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। ये दो चलते चलते बॉटल ऑफ ट्रीज यहाँ पर ही चले ही जाते हैं। एज जैसे ही ताबिता यहाँ पे उस पेड़ को पार करने जाती है यहाँ पे हेनरी मना करता है। हेनरी बोलता है कि तुम अपने बच्चों के बारे सोचो कि तुम्हारे बच्चे का क्या होगा अगर तुम वापस नहीं आए। यहाँ पे ताबिता बताती कि उसने डॉना को चिट्ठी लिख के दे दिया है, एज अगर वो कभी वापस नहीं आए, अगर वो मर भी गए तो उसके बच्चे को डॉना संभाल लेगी। तो यहाँ पे ये बात हेनरी को बिल्कुल ही मतलब मंजूर नहीं होता है कि बच्चों को सबसे बेस्ट उसकी माँ ही संभाल सकती है। तो यही बात जब हो रहा होता है तो यहाँ पे एक वो जो वाइट बच्चा दिखता है इनको। आखिर अब वो वाइट बच्चा नहीं रहा, एक टीनेजर की साइज़ का हो गया है। और यहाँ पे जब वो सवाल पूछती है ताबिता कि तुम अब इतने बड़े कैसे हो गए हो, अब क्या हो गया है, तो वो बच्चा बोलता है कि नहीं तुम गलत सवाल पूछ रही हो, सही सवाल क्या है हमें भी नहीं पता है। तो यहाँ पर अगर बोलती है ताबिता का कि मैं इस बॉटल ऑफ ट्रीज़ को अगर पार करूँ तो मैं क्या फिर से रियल वर्ल्ड में पहुँच सकूँगी। तो यहाँ पर वो बच्चा बोलता है नहीं। अब वो अगर सही में अगर हेनरी अगर ताबिता को नहीं रोकता तो नहीं, ताबिता अगर उस पेड़ को पार कर लेती तो भाई क्या होता। वो वाइट बच्चा यहाँ पे ताबिता को बोलता है कि तुम लोग जो भी रास्ते पे जा रहे हो वो बिल्कुल सही रास्ता है, लेकिन तुम लोग के पास टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है। और ये बोल के वो गायब हो जाता है। फिर उस पीले वाले स्किन वॉकर बुढ़े का कपड़ा दिखता है और ये देखने के बाद विक्टर अपने पैंट में ही मूत देता है। जेड काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि अगर विक्टर डर रहा है तो भाई डरने की बात है। पर अपने डैड हेनरी को धर के काफ़ी ज़्यादा रोता है और ये बोलता है कि मेरे को लगा था ये रियल नहीं है लेकिन ये रियल है। यहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है, लेकिन एज अ व्यूअर हमें पता है कि ये हेनरी किसके लिए, विक्टर किसके लिए रो रहा है, कि वही उसको शायद पता है इस बुढ़े का राज कि ये बुढ़ा सब मतलब बुढ़ा सबका भेष बदल के घुस जाता है। अब मे भी अब उसको पता है कि कोई तो घुसा हुआ है और विक्टर को पता नहीं है कि
कौन? तो भाई यही देख के विक्टर रो रहा होता है। यहाँ पर दूसरे सीन में हम देखते हैं सोफिया यहाँ पर ही बोल रही होती है कि उसको भी अब एक घर चाहिए होता है। यहाँ पर इस हेनरी चाटू की तो मैं क्या ही बात करूँ, इस केनी चाटू की। केनी चाटू यहाँ पर ही बोलता है कि तुम बताओ तुमको कौन सा घर लेना है, मैं अब दे दूंगा तुम्हें घर रहने के लिए। सोफिया यहाँ पे वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर की घर में जाने मांगती है सायरा की। अब मतलब भाई सायरा का कुछ मत करो यार। यहाँ पे सोफिया मास्टरमाइंड, सोफिया यहाँ बोलती नहीं मैं सायरा के साथ ही रहूँगी। यहाँ पर जब सायरा के घर में आते ये परमिशन मांगने तो सायरा भी मानी जाती है। तो यहाँ पे फातिमा एक रूम में जाती है, वो रूम खटखटाती है, बोलती है इट्स मी, और जब गेट खुलता है तो उसके अंदर होता है एल्जिन भाई पता नहीं कुछ तो खोद रहा होता है, मट्टी पूरे रूम के अंदर फैला हुआ रहता है, एक पहाड़ भी होता है। और यहाँ पर ही वो लोग कुछ काम में लग जाते हैं जो हमें पता नहीं कि क्या है। पर ही जेड को एक छोटा सा मशरूम दिखता है, उस मशरूम को देख के वो ऐसा लगता है कि उसको कुछ याद आ चुका है या कुछ उसको समझ में आ चुका है। और यहाँ पर वो सीन तो कट हो जाता है। यहाँ पर दूसरे सीन में, लास्ट सीन में इस एपिसोड के दिखाया जाता है बॉयड अपनी वाइफ की कब्र में आके अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। और भाई साहब यहाँ पर ही पीछे में कब्र से एक हाथ निकलता है, वो हाथ बॉयड को धर नीचे खींचता है जमीन के। भाई बॉयड तो बिल्कुल ही पागल हो जाता है, बॉयड जैसे तैसे करके अपना हाथ निकालता है, बॉयड घबरा जाता है। और फिर जब आँख मतलब होश आता है, उसको ध्यान से दिखता है तो भाई वो ज़मीन में छेद होता ही नहीं, एकदम प्लेन होता है। और यहीं पे सीजन 4 का एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर भाई मेरे को तो ये सोफिया डेढ़शानी मतलब ये जैसे चल रही है, ये तो लगता है सीधा मेरे कैरेक्टर्स को, मेरे 2 फेवरेट कैरेक्टर्स को ही ये निशाना दे बना रही है, जैसे सायरा और विक्टर को। मतलब भाई प्लीज़ सायरा विक्टर को कुछ ना करो यार। और अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टोरी सबकी अलग अलग चल रही है। विक्टर यहाँ पर ही क्या बताएगा, क्योंकि ऐस क्या विक्टर को रियली में पता है कि उस कपड़े का मतलब क्या होता है, उस पीले कपड़े का मतलब क्या है। ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर ही खड़े हो जाते हैं। अब देखते हैं एपिसोड 4 में क्या होगा। तब तक के लिए देखते रहो द्री को, मैं अभी जल्दी से लेके आऊँगा, जैसा एपिसोड रिलीज़ होगा उसके दूसरे दिन आएगी। तब तक देखते रहो द्री को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।